कैसे हैं? खुशहाल? मैं आशा करता हूँ आप लोग खुशहाल होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा मध्य पाषाण काल, मिडवल या मिडिल भी कह सकते हैं, स्टोन एज। तो मध्य पाषाण काल की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। विशेषता में हमारे पास क्या होगा, एक जो उपकरण बने थे, मुख्य रूप से तो उपकरण ही है। उपकरण में कौन कौन से उपकरण हैं और किस चीज से बने हैं? हड्डी से बने हैं या पत्थर से या मिट्टी से। साथ में ये भी देखेंगे ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है। उन प्रागैतिहासिक स्थलों में ये देखना जरूरी है, ये प्रागैतिहासिक स्थल किस जगह से प्राप्त हुआ है और इस मध्यकाल की क्या विशेषता रही है कि क्या क्या हमें नया नया चीज आदि मानव के द्वारा सीखने को पहली बार मिलता है। मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, पाषाण काल को 3 चरणों में बांटा गया है। किसने बांटा था और कब बांटा था, ये मैंने पहले टॉपिक में बता दिया है ना। इसके बाद में ये भी बता दिया पूर्व पाषाण काल या पुरा पाषाण काल, इसको भी 3 चरणों में बांटा गया। किसने बांटा, कब बांटा। तो हम सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। मध्य पाषाण काल, इसका समय 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का समय है। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का समय है। जबकि भारत में यदि बात किया जाए, भारत में इसका समय थोड़ा सा आगे है, अर्थात 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का समय ये है। ये भारत के संदर्भ में है। किस संदर्भ में है? भारत में ये समय 9,000 से माना जाता है। सभी के समझ में आ रहा होगा। तो भारत में मध्य पाषाण काल का समय क्या है? भारत में मध्य पाषाण काल का समय 9,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व है, जबकि विश्व स्तर पर 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का समय है। हमारे पास जो उत्खनन किया गया, उत्खननों के आधार पर इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने इसके बारे में जानकारी दिया कि मध्य पाषाण काल में, देखिए अगर बात किया जाए तो एक स्थान है बागोर। क्या स्थान है? बागोर। ये कहां पर पड़ता है? बागोर भीलवाड़ा जिला, राजस्थान में। भीलवाड़ा जिला राजस्थान। एक दूसरा है आदमगढ़। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ये 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर उत्खनन से ये दिखाई दिया कि मानव ने पहली बार लग रहा है कि पशुपालन का कार्य शुरू किया है। तो ये 2 स्थान ऐसे हैं जहां से पशुपालन के साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं। पहली बार पशुपालन का साक्ष्य पहली बार इतिहास में दिखाई देता है। ये समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा भारत में तो ये स्थान कौन सा है? बागोर है। बागोर ये कहां पर है? राजस्थान, भीलवाड़ा जिला। देखिए, अगर मध्य पाषाण काल की बात किया जाए, इसका खोज भारत में सबसे पहले 1967 में, नहीं 1967
भारत में इसकी खोज C.L. कार्लाइल ने 1967 ईस्वी में किया था। 1900 कब किया गया था? 67 ईस्वी में किया गया था। और C.L. कार्लाइल ने सबसे पहले मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया। ये उपकरण जो थे बहुत ही छोटे थे, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। इतने छोटे थे, पौन इंच से लेकर मान के चलिए 1 इंच से छोटे जो है बनाए गए थे। आधे इंच से लेकर पौन इंच तक, आधे इंच से बड़े और पौन इंच से छोटे। इसका मतलब 1 इंच से छोटे हथियार पत्थर के बनाए गए। इस समय की विशेषता है। इसका मतलब क्या है? 1 इंच से छोटे, 1 इंच से छोटे हथियार। इसीलिए मध्य पाषाण काल को इतिहासकारों ने माइक्रोलिथिक काल कहा। क्या कहा? माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक काल जो है, माइक्रोलिथिक काल का संबंध किससे है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। किससे है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल के लोग जो थे ये हथियार छोटे बनाते थे। आगे चलकर भारत के कई स्थानों से ये छोटे छोटे उपकरण प्राप्त हुए। लगभग पूरे भारत से ये छोटे छोटे उपकरण प्राप्त हुए। इसलिए इतिहासकारों ने अब ये मान लिया कि मध्य पाषाण काल का जो मानव है अब काफी विस्तृत क्षेत्र में बस गया था, निवास कर रहा था। इसकी तुलना में पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल के मानव की तुलना में अब मध्य पाषाण काल का मानव पूरे लगभग भारत में विस्तृत रूप में फैल चुका था। क्योंकि इस समय के हथियार भारत के विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए। विभिन्न राज्य में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका इत्यादि आदि कई राज्यों से। यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे मैं इस पे और देता हूँ चर्चा में क्या क्या है मेन चीजें। तो देखिए मध्य पाषाण काल का जो उपकरण है, उपकरण में यदि बात किया जाए तो छिद्रक है। छिद्रक के अलावा जो है टेढ़े प्रकार का जो है, टेढ़ा जो है ब्लेड है। ब्लेड अभी तक जो देखे थे, इस पूरा पाषाण काल का जो उच्च पूरा पाषाण काल था, उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड प्रमुख था, जो एक फलक में धारी था, द्विधारी भी था और बेलनाकार नुमा बनाया जाता था और चौड़ाई का डबल लंबाई होता था। लेकिन अब यहाँ पर ब्लेड जो है टेढ़े प्रकार का बनाया गया है, तिरछा प्रकार का बनाया गया है। एक यहाँ पर एक नया हथियार मिलेगा, चंद्रिका प्रकार का। इसका मतलब इस तरीके का हथियार मिलेगा, चंद्रिका प्रकार का, चाँद जिस तरीके का होता है। चंद्रिका के अलावा ब्यूरिन भी मिलेगा, जो पुराने हैं वो सब मिलेंगे। छेदक मिलेगा, बेधक मिलेगा आदि लिख सकते हैं। ये हथियार कई जगह से मिले हैं। अब जो इसकी मेन विशेषता है,
जो परीक्षाओं में पूछा जाता है उसे हम समझेंगे। इलाहाबाद का इस समय नाम सभी लोग जान रहे हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। तो प्रयागराज के यदि बात किया जाए, वहां पर मेजा एक जगह है। मेजा जगह काफी विस्तृत है। उसी मेजा क्षेत्र में एक चोपानी मांडो जगह मिलेगा। चोपानी मांडो का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। चोपानी मांडो, चोपानी मांडो, चोपानी मांडो ये कहां पर है? प्रयागराज में। चोपानी मांडो से उत्खनन के दौरान हमारे पुरातत्वविदों को, हमारे जो इतिहासकार थे, उनको जो है झोपड़ी के साक्ष्य दिखाई दिए। झोपड़ी के साक्ष्य। तो झोपड़ी का साक्ष्य हमें किस जगह से मिलता दिखाई देता है? तो चोपानी मांडो, प्रयागराज। पहली चीज, चोपानी मांडो कहाँ पर है? प्रयागराज में। चोपानी मांडो कैसा स्थल है? मध्यकालीन, मध्यपाषाणकालीन स्थल है। क्लियर हो गया? चोपानी मांडो के से और भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से देखिए, हमें कुछ साक्ष्यों में क्या, इस चोपानी मांडो से काफी ज्यादा मात्रा में, बहुसंख्यक मात्रा में पेबुल मिला है। क्या मिला है? पेबुल। पेबुल मैं इसके पहले टॉपिक में बता चुका हूं। जो पुरापाषाण का, निम्न पुरापाषाण काल था, उसमें पेबुल की संख्या ज्यादा था। पेबुल, चापर, चापिंग। पेबुल का मतलब होता है अनगढ़ पत्थर के औजार, जो बहुत बड़े बड़े थे। बड़े बड़े पत्थरों के औजार जो अनगढ़ थे, उन्हीं को पेबुल कहा जाता था। तो चोपानी मांडो से बहुसंख्यक मात्रा में पेबुल प्राप्त हुआ है। इसके साथ में इस चोपानी मांडो से हमें हाँ जी बताइए। चोपानी मांडो से हमें कुछ मिट्टी के बर्तन भी दिखाई देते हैं। मिट्टी के बने हुए बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी दिखाई देते हैं। और इस चोपानी मांडो का जो समय बताया गया है, 17,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक का समय निर्धारित होता है। भारत में चोपानी मांडो का जो समय है, 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक, जबकि मध्यकालीन पाषाण के संदर्भ में 10,000 से लेकर 4,000 है, और भारत के संदर्भ में 9,000 से लेकर 4,000 तक। चोपानी मांडो समझ में आ गया होगा। चोपानी मांडो के अलावा 3 स्थल और मिलेंगे, सराय नाहर राय, दमदमा और महदहा। ये तीनों स्थल प्रतापगढ़ जिला में, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, ये तीनों स्थल मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे। तो इस मध्यकालीन स्थल में एक मैंने बताया सराय नाहर राय। ये सराय नाहर राय कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जिला है। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर राय से उत्खनन किया गया। यहाँ से मध्य पाषाणकालिक कई उपकरण प्राप्त हुए। अभी इसके पहले जो चोपानी मांडो पढ़ा है, यहाँ से अब पत्थर के औजार के साथ साथ सींग और हड्डी के भी औजार प्राप्त होने लगे हैं।
यहां से 14 समाधान प्राप्त हुआ है, 14 समाधान। 14 समाधान के साथ साथ 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं, गर्त चूल्हे, 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं और 14 समाधान। ये जो गर्त चूल्हे प्राप्त हुए, इन गर्त चूल्हों से हमें जली हुई हड्डी प्राप्त हुई, जली हुई हड्डी, जली हुई हड्डी प्राप्त हुई। तो इससे इतिहासकारों ने क्या निकाला? इतिहासकारों ने निकाला कि इसका मतलब इस काल के अंतिम चरण में जो इसका कार्बन डेटिंग निकाला गया होगा, तो पता लगाया गया इस काल के अंतिम चरण तक ऐसा संभवतः मानव ने आग का प्रयोग करना सीख चुके थे। हालांकि अभी भी जो आयोग है वो आग के प्रयोग को जो है नवपाषाण काल बताता है। जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में आयोग अभी उसी पुराने धर्रे पर चला आ रहा है कि नवपाषाण काल में ही आग का प्रयोग मानव ने किया, या मिट्टी के बर्तन जो है नवपाषाण काल के लोग ही जानते थे। लेकिन उत्खनन में चौपानी मांडो से मिट्टी के बर्तन के साक्ष प्राप्त हुए। सराय नाहर राय जो प्रतापगढ़ में है, यहाँ से 8 गर्त चूल्हे मिले। इन चूल्हों से जली हुई हड्डी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इससे अब कॉन्सेप्ट बदल गया है, नया चीजें आ गई हैं। लेकिन इस संदर्भ में अभी इतिहासकारों में स्पष्टता नहीं हो पाता है। इसीलिए अभी जो पुराने प्रश्न जो बनते थे पहले के, उसी प्रश्नों को बार बार आयोग रिपीट कर रहा है और इस तरीके का ऑप्शन देता है कि आप नवपाषाण काल ही मारते हैं। जबकि अब सही सही देखने को ये मिलेगा कि मध्यपाषाण काल के मानव ने शुरू कर दिया था। क्लियर हो रहा है? अभी भी अगर जैसे यदि आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो नवपाषाण काल ही मारिएगा, क्योंकि मुख्य रूप से नवपाषाण काल के मानव ने ही आग का प्रयोग करना शुरू किया, या मिट्टी के बर्तन जो है मुख्य रूप से नवपाषाण काल के ही लोग शुरू किए। लेकिन इसके एविडेंस जो है साक्ष्य मिलने लगे हैं। एक 8 गर्तावास जो है गर्तावास नहीं, गर्त वाले चूहे, यानी कि गड्ढे वाला चूहा। आज के समय जो चूल्हा बनता है ऊपर वाला दूसरा सिस्टम है, मिट्टी का बनता हो ग्रामीण क्षेत्रों में, या स्टोव वाला, या जो है गैस सिलेंडर वाला, जो भी रहता हो। जबकि उस समय जो बनते थे मिट्टी को खुदाई करके उत्खनन के से थोड़ा सा मिट्टी की जमीन के नीचे बनाए जाते थे। और ये 14 जो समाधान हैं, इन समाधानों में जो भी मिले हैं समाधान, इसमें दफनाने का सिस्टम अलग था। यहाँ पर क्या दफनाने का पूरा प्रतापगढ़ में जो 3 चीजें और मिलेंगी, एक तो सराय नाहर रहा है, दूसरा महदहा है, और तीसरा नंबर पे मिलेगा आपको दमदमा। ये तीनों स्थान जो है प्रतापगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश में है, और तीनों जगह से समाधान के साथ मिले हैं। और तीनों जगह से जो दफनाने का प्रक्रिया था, सिर जो होता था, सिर जो हेड वाला पार्ट है, ये पश्चिम होता था, पश्चिम की तरफ किया जाता था। बेस्ट पश्चिम की तरफ किया जाता था। ठीक। और जो है जो पैर होता था, पैर ये किधर किया जाता था? ये पूर्व की ओर किया जाता था। पूर्व मतलब ईस्ट की तरफ। इस समय यदि देखेंगे जो मानव में हिंदू धर्म में दफनाने का सिस्टम है या जलाने का सिस्टम है, या जो शव को रखा जाता है, उत्तर और दक्षिण की तरफ रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मिला है सिर पश्चिम की ओर मिला है, और पैर जो है पूरब की ओर किया हुआ है।
और इनके साथ में कुछ पत्थर और सिंह के औजार भी मिले हैं। पत्थर और सिंह के औजार भी मिले हैं। इससे पता लगता है कि ये लोग अंत्येष्टि क्रिया करते थे। इसका मतलब पाषाण काल के लोग, अभी इसके पहले वाला सिस्टम नहीं था, मध्य पाषाण काल के लोग संभवतः लौकिक शक्ति में विश्वास करते रहे होंगे। लौकिक शक्ति में संभवतः जो है कुछ विश्वास कर, हालांकि अभी देवी देवता का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मातृ देवी की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है जो हड्डी से बनी हुई है, अस्थि से बनी हुई है। और इसके पहले इस पूरा पाषाण काल का जो 3 चरण मैंने बताया था, जिसमें उच्च पूरा पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण काल का जो अंतिम भाग चलता है, अंतिम चरण चलता है, जिसे उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं, उस समय में प्रयागराज के लोहंदा नाले से, है ना, बेलन नदी घाटी के पास में लोहंदा नाला, वहां से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो अस्त निर्मित थी। इसका मतलब क्या, ये लोग देवी देवता के बारे में कुछ जानते थे या नहीं भी जानते थे, तो मातृ देवी का मतलब क्या, महिला का कुछ सम्मान था। इसका मतलब क्या है, और जो पत्थर के औजार यहाँ पर रख रहे हैं, इसका मतलब ये लौकिक शक्तियों में विश्वास कर रहे हैं। क्लियर हो रहा। तो यहाँ पर कि अब अगर आ जाए सिर पश्चिम की ओर, पैर पूरब की ओर रखा हुआ कहाँ से मिलता है, तो मध्यकालीन मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृतियाँ हैं, जिसमें 3 स्थल सराय नाहरराय, मादहा और दमदमा, ये तीनों स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हैं, यहाँ से प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से, चौपानी मांडो से भी कुछ इस तरीके के साक्ष्य दिखाई दिए हैं। और ये जो गर्त चूल्हा जो मिला, यहाँ से जली हुई हड्डी मिले हैं, इससे पता लगता है कि ये लोग मांस को भून कर खाते थे। इसका मतलब ये आग के प्रयोग से परिचित हो गए। लेकिन ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा अंतिम चरण में आता है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में आता है। इसीलिए ज़्यादातर आयोग में नवपाषाण काल को ही दिखा देते, आग का प्रयोग या मिट्टी का बर्तन का प्रयोग, नवपाषाण काल। और अभी नौ ही बताइएगा, लेकिन जब अगर बदल जाएगा कॉन्सेप्ट तो आपको बताना होगा मध्य पाषाण काल। हाँ, मध्य पाषाण काल दिया है तो आप टिक मार दिए हैं, तो आप उस पर जो है क्लेम कर सकते हैं। ऐसा लिखा है NCERT की किताब में, KC श्रीवास्तव की किताब में, और भी किताबें देखेंगे। एक जगह केवल पढ़ने से नहीं, कई जगह ऐसा जब पढ़ेंगे तब स्पष्टता होगा। क्लियर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं महदहा, ये महदहा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिला सब लोग जान रहे होंगे, ये प्रयागराज के पास में ही पड़ जाता है, लगभग इर्द गिर्द में। तो यहाँ से हमें समाधान प्राप्त हुई है। उत्खनन इसका किया गया। इसका उत्खनन यदि किया जाए, उत्खनन किया गया, ये जितने भी प्रतापगढ़ के जो क्षेत्र हैं, चाहे सराय नाहरराय हो या मादहा हो या दमदमा हो या चौपानी मांडो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के विभागाध्यक्ष, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। नाम यहाँ जरूरी नहीं, पूछा नहीं जाएगा, इसलिए नाम नहीं बता रहा हूँ। उत्खनन इसका जो किया गया 1978 से 80 के दौरान किया गया। एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसका जो मध्यकालीन नाम दिया गया था C.L. कार्लाइल द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, 1867 में। अगर वहाँ पे मिस्टेक हुआ रहा होगा, मुझे नहीं ध्यान है कि 1800 बताया हूँ कि 1900 बताया हूँ, लेकिन 1867 1867 है। C.L. कार्लाइल ने नाम दिया था उत्खनन कार्य करने पर। और उत्खनन जो कराया गया था
उस उत्खनन से मध्य पाषाण कालीन कई उपकरण प्राप्त हुए हैं और भारत के विभिन्न स्थानों से। तो ये डेट वहाँ पे यदि मिस्टेक हुआ होगा तो सही कर लीजिएगा, नहीं मिस्टेक हुआ होगा तो इतना है, 1867 में किया गया था। और यहाँ पे मादाह का उत्खनन देश की स्वतंत्रता के बाद में किया गया। इस उत्खनन से जब प्रतापगढ़ का ये जो क्षेत्र उत्खनन किया गया, यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, इस उत्खननों में क्या क्या प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ से देखिए एक चीज़ है, सिल लोढ़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? सिल लोढ़ा, सिल लोढ़ा, सिल लोढ़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे पता क्या लगता है कि यहाँ का जो मानव आदि मानव था, संभवतः घास के जो दाने निकलते थे, जो घास की चीज़ें आती थी, जो घास से संबंधित थे, चाहे उसका बीज रहा हो या उसके फल फूल रहे हों या उसकी पत्तियां रही हों या जो है तने रहे हों, तो उनको लगता है पीस कर अपने भोजन में प्रयोग करते थे। सिल लोढ़े से पता लगता है यहाँ तक। दूसरी चीज़ यहाँ से एक चीज़ और हमें दिखाई देता, सिल लोढ़े के अलावा यहाँ पर स्त्री और पुरुष के को एक साथ दफनाने का इनका साक्ष्य प्राप्त होता है। स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था, ऐसा इतिहासकारों को साक्ष्य मिला है। इससे क्या पता लगाते हैं? इससे यही पता लगेगा कि ये लोग कुछ अंत्येष्ट क्रिया के बारे में जानते थे, अंत्येष्ट क्रिया पर विश्वास करते थे। इसका मतलब लौकिक शक्तियों में विश्वास करते थे, लौकिक शक्तियों में कुछ विश्वास रहा होगा। स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का इन्हें साक्ष्य प्राप्त होता है। एक चीज और है, ये जो स्त्री पुरुष का जो समाधान मिला है, समाधान, इन समाधानों में भी, मैंने इसके पहले भी बताया था, इन समाधानों में भी पत्थर और हड्डी के औजार दफनाए जाते थे, मतलब रखे जाते थे इनके साथ में दफनाते समय। और यही जो महदहा है, महदहा से प्रतापगढ़ में ही है, उत्तर पश्चिम में। तो ये महदहा अगर देखेंगे, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इस तरीके का मैपिंग दिखाई देगा। तो प्रतापगढ़ जिला यदि है, प्रतापगढ़ में ये सपोज करिए महदहा है, महदहा से उत्तर और पश्चिम दिशा में इस स्थान पर ये आपको मिलेगा दमदमा। महदहा से ये याद नहीं करना, केवल समझने के लिए है, रटना भी नहीं, पूछा नहीं जाएगा। महदहा से उत्तर पश्चिम में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर दमदमा एक स्थान है, इसी प्रतापगढ़ में। यहाँ से हमें जो है 41 समाधान प्राप्त हुए हैं, 41 समाधान, 41 समाधान। और समाधान में सब जगह पत्थर के औजार रखे हुए मिले हैं। इससे मैंने बता दिया 41 समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? दमदमा से। और यहाँ पर भी हड्डी के जले हुए साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर हो गया? नर कंकाल भी प्राप्त होता है इसी मध्य पाषाण काल में। इस दमदमा से हमें नर कंकाल काफी ज्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं। और इसी मध्यकालीन पाषाण में, मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश का अगर बात किया जाए तो ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान तथा विंध्यन क्षेत्र, ये ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान तथा विंध्यन क्षेत्र वाला जो भाग है, इस क्षेत्र में मध्य पाषाण कालीन कई उपकरण प्राप्त होते हैं। और यहीं से अगर देखेंगे, यहीं से क्या नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी घाटी वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र से सबसे पहले अस्थिपंजर प्राप्त होता है।
अस्थिपंजर, ये इतना क्षेत्र मान के चलिए, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, इतना लगभग क्षेत्र से नर्मदा नदी है। तो अस्थिपंजर, अस्थिपंजर, अस्थिपंजर का मतलब क्या है? इस क्षेत्र से सबसे पहले अस्थिपंजर मिल रहा, यानी कि सर का एक भाग, यानी कि शरीर का कोई एक भाग, शरीर का कोई एक भाग। तो इसका मतलब यहाँ से सर प्राप्त हुआ है, जो सिर है, सर क्या सिर है, सिर का भाग प्राप्त हुआ है अस्थिपंजर का मतलब। तो नर्मदा नदी घाटी वाले क्षेत्र में इससे पता लगता कि मानव ने सबसे पहले इधर रहना शुरू किया था। क्लियर हो रहा है? तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, थोड़ा सा और अगर देखेंगे तो बता दे। तो मैंने बताया ना कि अस्थिपंजर का सबसे पहले साक्ष्य हमें कहाँ से दिखाई देता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण कालीन। और ये स्थान कौन सा लगभग क्षेत्र होगा? नर्मदा नदी घाटी वाला क्षेत्र प्राप्त होगा, दिखाई देगा। और साथ में जो ऊपरी गंगा मैदान है, मध्य गंगा मैदान और विंध्यन क्षेत्र के इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बहुत ही छोटे छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसीलिए ये पूरी की पूरी संस्कृति माइक्रोलिथिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। बाकी इसमें ज़्यादा नहीं, ये मध्यकालीन जो मध्य पाषाणकालीन जो क्षेत्र है, जिसको डिवाइड किया गया 1865 में, 1865 में डिवाइड किया गया ना। तो ये 1865 में जो डिवाइड किया गया, तो ये संक्रमण वाला क्षेत्र है। मध्य पाषाण का जो क्षेत्र है, ये संक्रमण का क्षेत्र है। अगर पूछ लिया जाए संक्रमण का क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य पाषाण काल। वीडियो को मैं इसी पर छोड़ता हूँ क्लास को। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।